ये बात उस जमाने की है जब मुल्ला नसरुद्दीन के किस्से दूर दूर तक मशहूर हो चुके थे। कभी वो हकीम बन जाता, कभी ज्योतिषी, कभी दुकान खोलता, और हर बार लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। लेकिन इस बार कुछ नया हुआ। गांव के एक बुजुर्ग हाफिज साहब ने ऐलान किया, अब वक्त है कि नौजवानों को सही राह दिखाई जाए। हमें किसी ज्ञानी का प्रवचन चाहिए। गांव के लोग बोले, तो बुलाओ किसी मौलवी साहब को या कोई फकीर। तभी एक बूढ़ी दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों न मुल्ला को ही बुला ले, वो कम से कम बोर नहीं करेगा। सभी हंसे और यही तय हुआ। मुल्ला नसरुद्दीन देगा प्रवचन गांव की मस्जिद में शुक्रवार को। अब मुल्ला को पता चला कि उससे प्रवचन देने को कहा गया है। वो सोच में पड़ गया, मैं तो मजाक करता हूं, ज्ञान कहां से लाऊं? फिर उसने कहा, ज्ञान की बात बाद में, पहले तो मैं लोगों को सोचने पर मजबूर करूंगा। उसने 3 दिन तक कुछ भी नहीं कहा, बस मस्जिद में बैठा रहा, आंखें बंद कर। लोग बोले, मुल्ला ध्यान में बैठा है, जरूर कुछ बड़ा ज्ञान मिलेगा। शुक्रवार आया। पूरे गांव की भीड़ मस्जिद में उमड़ पड़ी। बच्चे, बूढ़े, जवान, सब मुल्ला का पहला प्रवचन सुनने को बेकरार। मुल्ला माइक पर आया और बोला, क्या तुम लोग जानते हो मैं क्या कहने वाला हूं? लोग बोले, नहीं। मुल्ला ने कहा, जब तुम जानते ही नहीं कि मैं क्या कहने वाला हूं, तो मैं क्या कहूं? और वो मंच से नीचे उतर गया। गांव वाले हके बके। ये क्या था? अगले शुक्रवार लोग फिर जुटे। मुल्ला आया और फिर वही सवाल पूछा, क्या तुम लोग जानते हो कि मैं क्या कहूंगा? इस बार सभी बोले, हां। मुल्ला बोला, अरे, जब सब जानते हो तो फिर मुझे क्या कहने की जरूरत? और फिर चला गया। अब लोग परेशान, ये प्रवचन है या पहेली? अब लोग तैयारी के साथ आए। पंडित, मौलवी, स्कूल मास्टर, सबने मिलकर सोचा, इस बार आधे लोग हां कहेंगे, आधे नहीं। तब देखेंगे मुल्ला क्या करता है। मुल्ला आया और पूछा, क्या तुम जानते हो कि मैं क्या कहने वाला हूं? आधी भीड़ चिल्लाई, हां। बाकी चिल्लाई, नहीं। मुल्ला मुस्कराया और बोला, तो जिनको पता है वो उन लोगों को बता दे जिन्हें नहीं पता। मैं चलता हूं। और मंच से चला गया। अब तो पूरा गांव ठहाकों से गूंज उठा। किसी ने ऐसा प्रवचन कभी नहीं सुना था। ना श्लोक, ना हवाला, ना डर, बस एक सवाल और चुप्पी। मुल्ला ने ना कुछ सिखाया, ना कुछ समझाया, फिर भी हर कोई सोचने पर मजबूर था। गांव का मास्टर बोला, ये था मनोविज्ञान। पंडित जी बोले, बिल्कुल, आदमी को अपने सवालों का जवाब खुद ढूंढना चाहिए। अब तो हर शुक्रवार मुल्ला मंच पर आता, कभी चुपचाप बैठ जाता, कभी खुद से सवाल पूछता और खुद ही हंसता, कभी बच्चों को बुला लेता और उनसे कहता, तुम ही बताओ, ये दुनिया कैसी है? एक दिन उसने कहा, जब बच्चा गिरता है तो रोता है, बड़ा इंसान गिरता है तो दूसरों को दोष देता है। गांव वाले बोले, ये तो गहरा ज्ञान है। धीरे धीरे लोग मुल्ला के शब्दों को गंभीरता से लेने लगे। किसान सोचने लगा, मैं मेहनत तो करता हूं, फिर भी दुखी क्यों हूं? दुकानदार बोला, मैं झूठ बोलता हूं, क्या यही व्यापार है? और बच्चों ने कहा, मुल्ला चाचा सही कहते हैं, दुनिया खेल की तरह है। मुल्ला का हर प्रवचन छोटा होता, लेकिन असर लंबा छोड़ता। एक दिन मुल्ला ने ऐलान किया, आज मेरा आखिरी प्रवचन है। गांव वाले बोले, क्यों? आपने तो हमें सच्चा ज्ञान दिया। मुल्ला मुस्कराया, मैंने कुछ नहीं कहा। सवाल तो तुमने खुद से पूछे, जवाब ही तुमने खुद पाए। हर आदमी खुद ही अपना गुरु है। मैं तो बस आईना था। अब गांव वही था, लेकिन सोच बदल चुकी थी। लोग कम गुस्सा करते, बच्चे सवाल ज्यादा पूछते, और बुजुर्ग मुस्कराकर कहते, आज मुल्ला की बातें फिर याद आ गई। ज्ञान का मतलब होता है ऐसी बात जो हंसाए भी और सोचने पर मजबूर करे। और जब बात करने वाला हो,
मुल्ला नसरुद्दीन। तो हर प्रवचन एक आईना बन जाता है जिसमें पूरा गांव खुद को देखने लगता है। शिक्षा, ज्ञान हमेशा भारी किताबों या लंबे भाषणों में नहीं होता। कहानी 2। गर्मियों का दिन था। गांव के चौपाल पर एक पुराना पेड़ था जिसकी छांव में गांव के लोग बैठकर बातें कर रहे थे। कोई खेती की चर्चा कर रहा था, कोई व्यापार की, तो कोई महंगाई की शिकायत कर रहा था। तभी दूर से मुल्ला नसरुद्दीन आता दिखाई दिया। सिर पर पुरानी पगड़ी, हल्की सी टेढ़ी टोपी और चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान। उसे देखते ही गांव वाले चहक उठे। अरे मुल्ला आ गए, आओ आओ, आज हमें कोई मजेदार किस्सा सुना दो। मुल्ला मुस्कुराया और बोला, अरे भाई, आज तुम्हें मजाक नहीं बल्कि जीवन का बड़ा ज्ञान दूंगा। गांव वाले ठहाका लगाकर हंस पड़े। अरे, तुम और ज्ञान की बात, वो भी बिना मजाक किए, ये कैसे हो सकता है? मुल्ला ने हंसते हुए कहा। अरे भाई, मेरा ज्ञान भी ऐसा होगा कि हंसते हंसते ही तुम्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल जाएगा। गांव वाले उत्सुक होकर बैठ गए और मुल्ला की बातें सुनने लगे। पहला ज्ञान, अधूरी जानकारी का नुकसान। मुल्ला ने गांव वालों को एक किस्सा सुनाया। एक बार एक आदमी जंगल में जा रहा था। उसने दूर से देखा कि एक आदमी एक बड़े पत्थर के नीचे दबा हुआ था। वो आदमी भागकर उसके पास पहुंचा और पत्थर हटाकर उसे बचा लिया। गांव वाले चौंक गए। मुल्ला ने आगे कहा, लेकिन जैसे ही उस आदमी ने पत्थर हटाया, वो दबा हुआ आदमी दरअसल एक लुटेरा निकला। वो उसे बचाने वाले आदमी को लूटकर भाग गया। गांव वाले हंसने लगे। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही जीवन का सबक है। कभी भी आधी जानकारी पर भरोसा मत करो। कभी कभी दया दिखाने से पहले पूरी सच्चाई जान लेना जरूरी होता है। गांव वाले उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गए। दूसरा ज्ञान, दिखावे का सच। अब मुल्ला ने एक और मजेदार ज्ञान दिया। उसने गांव वालों से पूछा, अगर तुम्हें 2 आदमी दिखाई दे, एक फटे पुराने कपड़े पहने हो और दूसरा रेशमी वस्त्रों में सजा हो, तो तुम किसे अमीर मानोगे? गांव वालों ने जवाब दिया, रेशमी कपड़े वाले को। मुल्ला मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल गलत। हो सकता है कि फटे पुराने कपड़े वाला करोड़पति हो और रेशमी कपड़े वाला कर्ज में डूबा हो। गांव वाले ठहाका लगाकर हंस पड़े। मुल्ला ने कहा, बस जीवन में भी लोग अक्सर दिखावे के पीछे भागते हैं, लेकिन याद रखो, दिखावा हमेशा सच्चाई नहीं होता। तीसरा ज्ञान, लालच का अंत। अब मुल्ला ने एक मजाकिया परंतु गहरा सबक दिया। उसने गांव वालों से पूछा, मान लो तुम्हारे पास एक मुर्गी हो जो रोज एक सोने का अंडा देती हो, तुम क्या करोगे? गांव वालों ने कहा, हम तो उसकी खूब देखभाल करेंगे ताकि वो रोज सोने का अंडा देती रहे। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, लेकिन अगर तुम लालच में आकर उसके पेट में सारे अंडे ढूंढने के लिए उसे काट दोगे तो क्या होगा? गांव वाले चौंक गए और बोले, फिर तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। मुल्ला मुस्कुराकर बोला, बस यही जीवन का सच है। कभी कभी लालच में आकर हम अपना ही नुकसान कर लेते हैं। चौथा ज्ञान, मूर्खता का परिणाम। अब मुल्ला ने गांव वालों को एक और मजाकिया किस्सा सुनाया। एक बार एक आदमी अपनी टोपी एक पेड़ पर टांग कर भाग गया और पीछे खड़े लोगों से बोला, देखो, मैंने पेड़ पर टोपी उगा दी। गांव वाले हंस पड़े। मुल्ला ने कहा, अब वहां खड़े सारे मूर्ख लोग पेड़ के नीचे टोपी उगने का इंतजार करने लगे। गांव वाले हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मुल्ला ने कहा, बस जीवन में भी कुछ लोग बिना सोचे समझे किसी भी अफवाह पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन जो बिना सोचे मान ले वो सबसे बड़ा मूर्ख होता है। पांचवा ज्ञान, जीवन का संतुलन। अब मुल्ला ने गांव वालों को एक रस्सी पकड़ाई और उसे दोनों तरफ से खींचने लगा। उसने पूछा, अगर मैं रस्सी को बहुत जोर से खींचूं तो क्या होगा? गांव वालों ने कहा, रस्सी टूट जाएगी। मुल्ला मुस्कुराया और बोला, लेकिन अगर मैं इसे बिल्कुल ढीला छोड़ दूं तो क्या होगा?
गांव वालों ने कहा, फिर रस्सी बेमतलब हो जाएगी। मुल्ला ने कहा, बस यही जीवन का सच है। अगर तुम रिश्तों में बहुत जोर दोगे तो वे टूट जाएंगे, और अगर उन्हें पूरी तरह ढीला छोड़ दोगे तो वे बिखर जाएंगे। छठा ज्ञान, हर समस्या का हल पास में होता है। अब मुल्ला ने गांव वालों को एक और मजेदार सीख दी। मान लो तुम एक कमरे में बंद हो और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। तुम क्या करोगे? गांव वालों ने कहा, हम मदद के लिए चिल्लाएंगे। मुल्ला मुस्कुराया और बोला, अरे, सबसे आसान हल क्यों नहीं सोचते? कमरे के अंदर ही देखो, हो सकता है कि चाबी तुम्हारी जेब में हो। गांव वाले ठहाका मारकर हंस पड़े। कहानी का निष्कर्ष, अधूरी जानकारी पर भरोसा मत करो। दिखावे के पीछे का सच देखो। लालच में जीवन बर्बाद मत करो। मूर्खता से बचो। जीवन में संतुलन जरूरी है। हर समस्या का हल तुम्हारे पास ही होता है। सीख, हंसी ही सबसे बड़ा ज्ञान है। ये मुश्किलों को हल्का और खुशियों को दोगुना कर देती है। कहानी 3। सुबह का सुहाना वक्त था। सूरज की पहली किरणें अभी धरती को चूम ही रही थी। अनातोलिया के छोटे से गांव अकशहर की गलियों में जिंदगी धीरे धीरे अंगड़ाई ले रही थी। मुल्ला नसरुद्दीन अपने चिरपरिचित अंदाज में घर के बाहर अपने वफादार गधे के साथ तैयार खड़े थे। गधे का नाम? खैर, नाम तो कई थे, वक्त और मुल्ला के मूड के हिसाब से बदलते रहते थे, पर आज उसे बरकत कहकर पुकारा जा रहा था। बरकत नाम के विपरीत थोड़ा सुस्त और अपनी ही धुन में रहने वाला जानवर था। लेकिन मुल्ला के लिए वो सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि एक साथी, एक सोचने का माध्यम और कभी कभी तो मुसीबत का कारण भी था। आज मुल्ला को पास के शहर के बड़े बाजार जाना था। घर में कुछ जरूरी सामान खत्म हो गया था और कुछ चीजें बेचनी भी थी। उनका छोटा बेटा, करीब 10 साल का अहमद, भी साथ जाने को मचल रहा था। अहमद बाप की तरह ही जिज्ञासु और दुनिया को समझने की कोशिश में लगा रहता था। अब्बा, क्या मैं भी चलूं? अहमद ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। हाँ बेटा, जरूर चल। रास्ते में दुनिया देखेगा, कुछ सीखेगा। तीनों तैयार हो गए। मुल्ला ने सोचा, सफर थोड़ा लंबा है, गधा साथ है ही, क्यों ना आराम से चला जाए। उन्होंने बेटे का हाथ पकड़ा और गधे की रस्सी थाम ली। दोनों बाप बेटे पैदल चलने लगे और बरकत उनके पीछे पीछे अपनी धीमी चाल में चलता रहा। गांव से बाहर निकलते ही कुछ दूर चलने पर उन्हें रास्ते में कुछ लोग मिले जो सुबह की सैर से लौट रहे थे। उनमें से एक, जो खुद को बड़ा समझदार समझता था, ने मुल्ला को देखकर आवाज कसी, अरे मुल्ला, ये क्या तरीका है? इतना बढ़िया गधा साथ है और तुम दोनों पैदल घिसट रहे हो। कम से कम बच्चे को तो बिठा देते। दूसरे ने हाँ में हाँ मिलाई। हाँ भाई, गधे का क्या काम अगर उस पर सवारी ही न की जाए। मुल्ला ने सुना, एक पल सोचा, बात तो उन्हें भी थोड़ी जंची। गधा है तो सवारी के लिए ही। उन्होंने अहमद की तरफ देखा। बेटा, तुम गधे पर बैठ जाओ। ये लोग ठीक कह रहे हैं, तुम थक जाओगे। अहमद खुशी खुशी गधे पर उछल कर बैठ गया। मुल्ला गधे की रस्सी पकड़कर आगे चलने लगे। अब मंजर बदल गया था। बेटा शान से गधे पर सवार था और बाप पैदल चल रहा था। थोड़ा और आगे बढ़े तो एक पड़ाव आया, जहां कुछ बुजुर्ग लोग पेड़ की छाव में बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उनकी नजर इस तिकड़ी पर पड़ी। एक बुजुर्ग ने खांसते हुए कहा, हे ज़माने, तेरा क्या कहना? देखो तो जरा, बेचारा बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है और नौजवान बेटा मजे से गधे पर अकड़ा बैठा है। कैसी औलाद है, शर्म आनी चाहिए। दूसरे बुजुर्ग ने जोड़ा, हाँ भाई, बाप का जरा भी लिहाज नहीं। हमारे जमाने में तो ऐसा सोच भी नहीं सकते थे। अहमद का चेहरा शर्म से लाल हो गया। मुल्ला ने फिर लोगों की बातें सुनी। उन्हें लगा, हां, ये भी ठीक कह रहे हैं, बच्चे को बाप का आदर करना चाहिए। उन्होंने अहमद से कहा, बेटा, तुम नीचे उतरो।
ये बुजुर्ग सही कह रहे हैं, तुम्हारी उम्र अभी चलने फिरने की है। मैं थोड़ा थक गया हूं, मैं बैठ जाता हूं। अहमद चुपचाप नीचे उतर गया। अब मुल्ला गधे पर सवार हो गए और अहमद रस्सी पकड़कर साथ साथ चलने लगा। बरकत अपनी ही मस्ती में चला जा रहा था। उसे क्या फर्क पड़ना था कि कौन ऊपर है और कौन नीचे। सफर जारी रहा। कुछ मील और चले होंगे कि उन्हें कुछ औरतें मिली जो कुएं से पानी भरकर लौट रही थी। उनमें से एक ने मुल्ला को गधे पर और बच्चे को पैदल चलते देखा तो अपनी सहेली से कहा, देखो तो जरा इस आदमी को, खुद तो गधे पर मजे से बैठा है और नन्हे से बच्चे को पैदल चला रहा है। कैसा बेरहम बाप है। दूसरी ने फौरन सहमति जताई, हाँ बहन, जरा भी तरस नहीं आता इसे बच्चे पर, बेचारा कैसे धूप में चल रहा है। मुल्ला ने फिर सुना। अब उन्हें थोड़ी झूंझलाहट होने लगी। पहले कहा बच्चे को बिठाओ, फिर कहा खुद बैठो, अब कह रहे हैं बच्चे को पैदल क्यों चला रहे हो। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो क्या करें, लेकिन लोगों की बातें भी नजरअंदाज करना उन्हें ठीक नहीं लगा। उन्होंने सोचा, शायद ये लोग भी सही हैं, बच्चे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अहमद को आवाज दी, बेटा इधर आओ, तुम भी गधे पर मेरे पीछे बैठ जाओ, दोनों साथ चलते हैं। अहमद थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन अब्बा, बरकत थक जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी दूर की ही तो बात है, लोगों को कहने का मौका क्यों दे। मुल्ला ने उसे समझाते हुए कहा। अब बाप बेटा दोनों गधे पर सवार हो गए। बरकत बेचारा अब दो सवारियों का बोझ ढो रहा था। उसकी चाल थोड़ी और धीमी हो गई, कान पीछे की तरफ झुक गए, जैसे कह रहा हो ये कुछ ज्यादा हो रहा है। शहर के बाजार के करीब पहुंचते पहुंचते उन्हें एक और समूह मिला। ये जानवरों के प्रति कुछ ज्यादा ही हमदर्दी रखने वाले लोग थे। उन्होंने जब देखा कि एक मरियल से गधे पर दो दो लोग लदे हुए हैं तो उनका गुस्सा भड़क उठा। अरे निर्दयी लोगों, शर्म नहीं आती तुम्हें, इस बेचारे बेजुबान जानवर पर इतना जुल्म। एक आदमी चिल्लाया, देखो तो कैसे गधे की कमर झुकी जा रही है, तुम दोनों इतने हृष्ट-पुष्ट हो और इस कमजोर जानवर पर बोझ बने हुए हो। दूसरे ने ललकारा, इसे फौरन नीचे उतरो, वरना हम कोतवाल को बुलाते हैं, ये पशु क्रूरता है। अब तो मुल्ला का सिर चकरा गया। पहले पैदल चले तो ऐतराज, बेटा बैठा तो ऐतराज, खुद बैठे तो ऐतराज, दोनों बैठे तो महाऐतराज। उन्होंने गहरी सांस ली। दुनिया को खुश करना कितना मुश्किल है। हर कोई अपनी सोच के हिसाब से सलाह देता है, नुक्ताचीनी करता है। उन्होंने अहमद की तरफ देखा। अहमद भी परेशान दिख रहा था। मुल्ला ने एक पल सोचा। उनकी आंखों में एक शरारती चमक आई, जो अक्सर किसी अनोखे विचार के आने पर आती थी। बेटा, उन्होंने कहा, लगता है इन लोगों की बात भी माननी पड़ेगी। बेचारे बरकत पर वाकई बोझ ज्यादा हो गया है। दोनों गधे से नीचे उतर गए। बरकत ने राहत की सांस ली होगी शायद। अब लोग इंतजार कर रहे थे कि मुल्ला आगे क्या करते हैं। क्या वो फिर से पैदल चलेंगे? लेकिन मुल्ला ने कुछ और ही सोचा था। उन्होंने आसपास देखा। एक मजबूत लकड़ी का डंडा पड़ा नजर आया। उन्होंने उसे उठाया। फिर उन्होंने अहमद की मदद से गधे के अगले और पिछले पैरों को रस्सी से बांध दिया। डंडे को उन रस्सियों के बीच से फंसाया। चलो बेटा, मुल्ला ने कहा, अब हम इसे उठाकर चलेंगे। इस तरह न तो गधे पर बोझ पड़ेगा और न ही कोई ये कह सकेगा कि हम गधे का इस्तेमाल नहीं कर रहे। अहमद हैरान रह गया। अब्बा, ये आप क्या कर रहे हैं? हम गधे को उठाकर कैसे चलेंगे? कोशिश तो करते हैं बेटा, मुल्ला ने कहा। दुनिया को खुश करना है तो कुछ तो अनोखा करना ही पड़ेगा। और फिर वो अविश्वसनीय दृश्य सामने आया। मुल्ला नसरुद्दीन और उनका बेटा अहमद, दोनों ने डंडे के सिरों को अपने कंधों पर रखा और बेचारे बंधे हुए हवा में झूलते गधे बरकत को उठाकर चलने लगे। गधा हिनहिना रहा था, पैर पटकने की कोशिश कर रहा था। मुल्ला और अहमद पसीने से तरबतर थे, कंधों पर वजन से झुके जा रहे थे, लेकिन वो चल रहे थे।
बाजार के पास पहुंचते पहुंचते तो तमाशा ही लग गया। जो भी उन्हें देखता पहले तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं करता, फिर जोर जोर से हंसने लगता। कुछ लोग पेट पकड़कर हंस रहे थे, कुछ उंगलियां दिखा रहे थे। बच्चों की टोलियां उनके पीछे लग गई, शोर मचाती हुई। देखो देखो, दो गधे एक गधे को उठाकर ले जा रहे हैं। कोई चिल्लाया, अरे दुनिया का 8वां अजूबा। किसी ने कहा, मुल्ला लगता है आज सचमुच पगला गए हैं। मुल्ला और अहमद ने किसी की परवाह नहीं की। वो बस चलते रहे, गधे को कंधों पर उठाए। बाजार के बीचों बीच पहुंचकर उन्होंने आखिरकार गधे को नीचे उतारा। बरकत बुरी तरह हाफ रहा था और शायद सदमे में था। मुल्ला और अहमद भी पसीने से लथपथ थे। चारों तरफ भीड़ जमा हो गई थी। लोग हंसी उड़ा रहे थे, सवाल पूछ रहे थे। तभी मुल्ला ने भीड़ की तरफ देखा। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में वही शरारती चमक। उन्होंने जोर से कहा, मेरे भाइयों और बहनों, हम घर से चले थे तो हम पैदल थे और गधा साथ था। आप में से कुछ ने कहा, यह क्या बेवकूफी है, गधे पर बैठो। हमने बच्चे को बिठाया। फिर कुछ ने कहा, बच्चे में शर्म नहीं, बाप पैदल और वो सवार। मैंने बच्चे को उतारा, खुद बैठा। फिर आवाज आई, कैसा बेरहम बाप, बच्चे को पैदल चला रहा। हमने बच्चे को भी साथ बिठा लिया। फिर आप ही में से कुछ चिल्लाए, कैसे जालिम लोग, जानवर पर इतना बोझ। तो भाइयों, हमने सोचा कि अब एक ही तरीका बचा है जिससे आप सब खुश हो जाए और गधे को भी तकलीफ न हो कि हम ही गधे को उठाकर चले। उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, आज मैंने और मेरे बेटे ने एक बड़ा सबक सीखा है, और वो ये है कि अगर आप दुनिया में हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे तो अंत में आप इसी तरह मजाक का पात्र बनेंगे और शायद अपने गधे को भी कंधों पर उठाना पड़ जाए। आप कभी सबको एक साथ खुश नहीं कर सकते। वही करो जो तुम्हें सही लगे और जिसमें तुम्हारी आत्मा गवाही दे। भीड़ में एकदम सन्नाटा छा गया। लोगों की हंसी गायब हो गई। उन्हें मुल्ला की बात की गहराई समझ में आ गई। मुल्ला ने मूर्खतापूर्ण हरकत से जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य बयान कर दिया था। मुल्ला ने अपने बेटे अहमद का हाथ पकड़ा, बरकत की रस्सी थामी और बाजार में अपना काम करने चल दिए। आज के बाद शायद ही किसी ने उन्हें बेवजह सलाह देने की हिम्मत की हो, और अहमद ने भी ये गांठ बांध ली कि अपनी समझ और विवेक का इस्तेमाल करना दूसरों की हर बात पर चलने से कहीं ज्यादा जरूरी है। बरकत, खैर, उसे शायद कुछ दिन लगे होंगे इस सदमे से उबरने में कि उसे हवा में क्यों उठाया गया था, लेकिन वो मुल्ला का वफादार गधा था। शायद मन ही मन सोच रहा हो, मेरा मालिक दुनिया में सबसे निराला है। ये किस्सा मुल्ला नसरुद्दीन के अनगिनत मजेदार किस्सों में से एक है, जो हंसी हंसी में हमें जिंदगी की बड़ी सीख दे जाता है। ये दिखाता है कि लोकलाज और दूसरों की राय का जरूरत से ज्यादा दबाव हमें कैसे हास्यास्पद स्थितियों में डाल सकता है। कहानी 4 जरूर पेश है मुल्ला नसरुद्दीन का बाजार में हंगामा खड़ा कर देने वाला एक मजेदार किस्सा, जो आपको गुदगुदाएगा और सोचने पर भी मजबूर करेगा। बाजार में मुल्ला नसरुद्दीन का हंगामा, जब कुछ नहीं बिका हाथों हाथ। अकशहर का मशहूर बाजार आज रोज से ज्यादा गुलजार था। ईद का त्योहार नजदीक था और दूर दूर से लोग खरीदारी करने आए थे। हवा में भुने कबाबों की महक, इत्र की खुशबू, मसालों की तेज गंध और हजारों लोगों के शोरगुल का एक अजीब सा संगम था। कपड़े वाले अपनी नई डिजाइनों की आवाज लगा रहे थे, फल वाले ताजे मेवों की कस्में खा रहे थे, और बर्तन वाले बर्तनों को ठोक पीट कर उनकी मजबूती का यकीन दिला रहे थे। इसी गहमा गहमी के बीच बाजार के एक कोने में, जहां अमूमन कम भीड़ होती थी, आज कुछ अजीब सा नजारा था। वहां एक पुरानी सी चटाई बिछाए हमारे मुल्ला नसरुद्दीन विराजमान थे। न उनके सामने कोई दुकान थी, न कोई सामान, बस वो खुद थे, अपनी जानी पहचानी थोड़ी मैली सी अचकन और पगड़ी पहने, और उनके सामने जमीन पर एक छोटा सा
साधारण सा मिट्टी का कटोरा रखा था जो बिल्कुल खाली था। लेकिन सबसे अजीब थी वो तख्ती जो उन्होंने अपने आगे लगा रखी थी। मोटे काले अक्षरों में उस पर लिखा था, बिक्री, बिक्री, मां बिक्री। दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज यहां बिक रही है। कीमत सिर्फ एक चांदी का सिक्का। आने जाने वाले लोग रुकते, तख्ती पढ़ते, खाली कटोरे को देखते, मुल्ला को देखते और फिर सिर झटक कर या हंसकर आगे बढ़ जाते। लगता है मुल्ला जी का दिमाग फिर गया है, कोई कहता। खाली कटोरा बेच रहे हैं, वो भी एक चांदी के सिक्के में। दूसरा मजाक उड़ाता। मुल्ला शांत बैठे थे, जैसे उन्हें इन बातों से कोई फर्क ही न पड़ता हो। उनकी नजरें आने जाने वालों पर टिकी थी। चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। काफी देर तक यही चलता रहा। लोग आते, देखते, हंसते और चले जाते। तभी वहां से शहर का एक जाना माना अमीर सौदागर हाजी कासिम गुजरा। हाजी कासिम अपनी कंजूसी और दूसरों को कमतर समझने की आदत के लिए मशहूर था। उसने मुल्ला का ये तमाशा देखा तो रुक गया। अरे मुल्ला, उसने रौबदार आवाज में कहा, ये क्या नाटक लगा रखा है? इस खाली कटोरे के लिए कौन बेवकूफ तुम्हें एक चांदी का सिक्का देगा? मुल्ला ने शांति से नजरें उठाई। हाजी साहब, ये कटोरा खाली नहीं है, इसमें दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज है। अच्छा? हाजी कासिम ने व्यंग्य से कहा, और वो क्या चीज है जो हमें नजर नहीं आ रही? वही तो इसकी खासियत है हाजी साहब। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें कुछ नहीं है। कुछ नहीं? हाजी कासिम और जोर से हंसा। तो तुम कुछ नहीं को एक चांदी के सिक्के में बेच रहे हो? वाह मुल्ला, तुमसे बड़ा मस्खरा मैंने आज तक नहीं देखा। आसपास खड़े कुछ लोग भी हाजी की हाँ में हाँ मिलाकर हंसने लगे। मुल्ला ने गंभीरता का भाव बनाया। हाजी साहब, आप कुछ नहीं की कीमत नहीं जानते। जरा सोचिए, जब इंसान के पास सब कुछ होता है तब भी उसे किस चीज की तलाश रहती है? सुकून की, शांति की, जो अक्सर कुछ न करने या कुछ न सोचने में मिलती है। जब पेट भरा हो तो सबसे अच्छी नेमत क्या है? कुछ नहीं खाना। जब दिमाग थक जाए तो सबसे बड़ा आराम क्या है? कुछ नहीं सोचना। ये कुछ नहीं ही है जो हमें संतोष देता है, जो हमें भारीपन से बचाता है। मैं तो आपको दुनिया की सबसे हल्की, सबसे सुकून देने वाली चीज बेच रहा हूं, कुछ नहीं। हाजी कासिम मुल्ला की बातों से और चिढ़ गया। उसे लगा मुल्ला उसका मजाक उड़ा रहा है। बकवास बंद करो मुल्ला, तुम बस लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हो। ठगना? मुल्ला ने हैरानी जताई। हाजी साहब, ठगता तो वो है जो कम कीमत की चीज को ज्यादा में बेचे या कहकर कुछ और दे और देकर कुछ और जाए। मैं तो साफ कह रहा हूं कि मैं कुछ नहीं बेच रहा हूं और उसकी कीमत भी बता रहा हूं। इसमें ठगी कहाँ है? पसंद आए तो लीजिए, न पसंद आए तो आगे बढ़िए। अब तक वहां अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई थी। लोग मुल्ला और हाजी कासिम की नोकझोंक का मजा ले रहे थे। कुछ लोग मुल्ला की बातों में छिपे व्यंग्य को समझकर मुस्कुरा रहे थे, तो कुछ हाजी कासिम के साथ थे कि मुल्ला बकवास कर रहा है। तभी भीड़ में से एक साधारण सा दिखने वाला किसान आगे आया। उसके कपड़े मैले थे, चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में जिज्ञासा थी। उसने मुल्ला से पूछा, मुल्ला जी, अगर मैं आपको एक चांदी का सिक्का दूं, तो क्या आप सचमुच मुझे ये कुछ नहीं देंगे? मुल्ला ने सिर हिलाया, बिल्कुल भाई, सौदा पक्का। किसान ने अपनी कमर से बंधी छोटी सी पोटली खोली और उसमें से एक चांदी का सिक्का निकालकर मुल्ला के सामने रख दिया। मुल्ला ने सिक्का उठाया, उसे आंखों से लगाया और फिर अपनी जेब में रख लिया। फिर मुल्ला ने जमीन पर रखा खाली कटोरा उठाया और उसे बड़े आदर के साथ किसान के हाथों में थमा दिया। ये लो भाई, उन्होंने कहा, तुम्हारा कुछ नहीं, इसे संभाल कर रखना। जब भी दुनिया की भागदौड़ से मन ऊब जाए, इसे देखना और याद करना कि सबसे बड़ा सुख शायद कुछ न होने या कुछ न चाहने में ही है। किसान ने कटोरा लिया,
उसे गौर से देखा, मुस्कुराया, मुल्ला को सलाम किया और भीड़ में गायब हो गया। अब तो बाजार में जैसे हंगामा मच गया। देखा, इसने सचमुच खाली कटोरा एक सिक्के में खरीद लिया। कोई चिल्लाया, ये किसान जरूर पागल है। दूसरा बोला, या शायद मुल्ला ने उस पर कोई जादू कर दिया है। तीसरा फुसफुसाया। हाजी कासिम का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। एक आदमी ने सचमुच कुछ नहीं के लिए एक चांदी का सिक्का दे दिया था। उसके कंजूस दिमाग को यह बात हजम नहीं हो रही थी। उसे लगा कि जरूर इस खाली दिखने वाले कटोरे में कोई राज है, कोई ऐसी चीज है जो उसे नजर नहीं आई, लेकिन उस किसान ने देख ली। शायद कटोरे के नीचे कोई हीरा जड़ा हो, या कटोरे की मिट्टी में सोना मिला हो। हाजी कासिम के मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा, अगर उस किसान ने एक सिक्के में खरीदा है तो जरूर इसमें ज्यादा कीमत का माल होगा। मुल्ला मुझे बेवकूफ बना रहा था। वो तेजी से मुल्ला के पास लौटा। मुल्ला, रुको, मुझे भी वो कुछ नहीं चाहिए। मुल्ला ने भोलेपन से कहा, लेकिन हाजी साहब, आप तो कह रहे थे कि यह बकवास है। नहीं नहीं, मैं गलत था। हाजी कासिम ने जल्दी से कहा, मुझे भी एक कटोरा कुछ नहीं चाहिए। ये लो एक चांदी का सिक्का। उसने लगभग छीनते हुए मुल्ला के हाथ में सिक्का थमाया। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए सिक्का जेब में रखा। अब उनके पास कोई दूसरा कटोरा तो था नहीं। उन्होंने वही पास में पड़े एक सूखे पत्ते को उठाया। हाजी साहब, कटोरा तो वो किसान ले गया, मुल्ला ने कहा, लेकिन कुछ नहीं तो कहीं भी हो सकता है। ये लीजिए, इस पत्ते पर आपके हिस्से का कुछ नहीं। और उन्होंने वो सूखा पत्ता हाजी कासिम के हाथ में रख दिया। हाजी कासिम पत्ते को देखकर भड़क गया। ये क्या मजाक है मुल्ला? उसने कटोरा लिया और मुझे सूखा पत्ता? ये धोखा है। धोखा कैसा, हाजी साहब? मुल्ला ने बड़ी मासूमियत से पूछा। आपने कुछ नहीं मांगा, मैंने कुछ नहीं का दे दिया। कटोरे में भी कुछ नहीं न था, इस पत्ते पर भी कुछ नहीं है। चीज तो वही है, बस बर्तन बदल गया। बल्कि पत्ता तो कटोरे से भी ज्यादा कुछ नहीं के करीब है, क्योंकि ये खुद भी वजन में लगभग कुछ नहीं है। अब भीड़ जोर जोर से हंसने लगी। हाजी कासिम की हालत देखने लायक थी। वो गुस्से और शर्मिंदगी से तिलमिला रहा था। उसे समझ आ गया था कि मुल्ला ने उसे उसी के लालच और शक के जाल में फंसा लिया है। तुम धोखेबाज हो, हाजी कासिम चिल्लाया और गुस्से में पत्ता फेंककर वहां से चला गया। लेकिन हंगामा अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ और लोग, जो शायद किसान को कटोरा खरीदते देख चुके थे और हाजी कासिम की तरह ही सोच रहे थे कि इसमें कोई राज है, अब मुल्ला के पास आने लगे। मुल्ला जी, हमें भी कुछ नहीं चाहिए। एक चांदी का सिक्का ले लो, हमें भी दो। मुल्ला ने सबसे सिक्के लिए। किसी को उन्होंने हवा में हाथ लहराकर कहा, ये लो तुम्हारा कुछ नहीं। किसी को उन्होंने जमीन से एक कंकड़ उठाकर दे दिया। इसमें भी तो आखिर कुछ नहीं ही है। देखते ही देखते मुल्ला की जेब चांदी के सिक्कों से भर गई। लोग उनसे कुछ नहीं खरीद रहे थे और हर कोई सोच रहा था कि शायद उसे ही असली कुछ नहीं का राज पता चलेगा। तभी बाजार के कोतवाल अपने सिपाहियों के साथ वहां आ धमके। उन्हें खबर मिली थी कि मुल्ला बाजार में कोई अजीब चीज बेचकर हंगामा खड़ा कर रहा है और लोगों को ठग रहा है। मुल्ला नसरुद्दीन, कोतवाल ने कड़क आवाज में कहा, यह सब क्या हो रहा है? तुम लोगों को क्या बेच रहे हो और क्यों बाजार का माहौल खराब कर रहे हो? मुल्ला ने बड़े अदब से कहा, कोतवाल साहब, मैं तो बस अपना छोटा सा कारोबार कर रहा हूं। मैं कुछ नहीं बेच रहा हूं। कुछ नहीं? कोतवाल भी चौंक गया। ये कैसा कारोबार है? जी, मुल्ला ने समझाया। लोग आते हैं, एक चांदी का सिक्का देते हैं और मैं उन्हें बदले में कुछ नहीं दे देता हूं। पूरी ईमानदारी का सौदा है। न कम तौलता हूं, न ज्यादा बताता हूं। कोतवाल ने भीड़ से पूछा, क्या ये सच है? क्या ये आदमी तुम्हें
कुछ नहीं बेच रहा है? कई लोगों ने हाँ में सिर हिलाया। एक आदमी बोला, हाँ हुजूर, मैंने एक सिक्का दिया और इन्होंने मुझे ये खाली हाथ दिखाया। उसने अपना खाली हाथ आगे कर दिया। कोतवाल सोच में पड़ गया। मुल्ला की बात अजीब थी, पर उसमें कानून तोड़ने जैसा कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो क्या बेच रहा था? कुछ नहीं। क्या वो जबरदस्ती कर रहा था? नहीं, लोग खुद खरीद रहे थे। क्या वो धोखा दे रहा था? वो तो साफ कह रहा था कि कुछ नहीं बेच रहा है। कोतवाल ने सिर खुजलाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस मामले में क्या कार्रवाई करे। ये मुल्ला हमेशा उसे ऐसी ही उलझन में डाल देता था। ठीक है मुल्ला, कोतवाल ने हार मानते हुए कहा, तुम अपना ये कुछ नहीं का कारोबार बंद करो और घर जाओ। बाजार में शांति भंग मत करो। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए अपनी चटाई और तख्ती समेटी। जेब सिक्कों से भारी थी। उन्होंने कोतवाल को सलाम किया और भीड़ को चीरते हुए अपने घर की राह ली। लोग अब भी आपस में खुसर पुसर कर रहे थे। कुछ हंस रहे थे, कुछ हैरान थे और कुछ शायद अब भी सोच रहे थे कि उस कुछ नहीं में आखिर था क्या। घर पहुंचकर मुल्ला ने सिक्कों की थैली अपनी बेगम के हाथ में रखी। बेगम ने हैरानी से पूछा, अजी, आज तो बड़ी कमाई लाए। बाजार में क्या बेचा है? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं बेगम, बस कुछ नहीं बेचकर आया हूं। और इस तरह मुल्ला नसरुद्दीन ने बाजार में हंगामा खड़ा करके बिना कुछ बेचे ही अच्छी खासी कमाई कर ली और लोगों को हंसी सी में शायद ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम अक्सर उन चीजों के पीछे भागते हैं जिनका कोई मोल नहीं, और उन चीजों की कदर नहीं करते जो वाकई सुकून देती है, जैसे कि कुछ नहीं। कहानी 5। शहर के बीचों बीच एक चौराहा था जहां हर रोज अलग अलग लोग इकट्ठा होकर बहस किया करते थे। कभी किसी विषय पर चर्चा होती, कभी किसी पर। लेकिन जिस दिन वहां मुल्ला नसरुद्दीन आता, उस दिन बातों का रंग ही अलग होता। मुल्ला की खास बात यह थी कि वो कभी भी सीधे जवाब नहीं देता था। उसका जवाब हमेशा ऐसा होता कि सुनने वाला पहले चौंकता, फिर हंसता और फिर सोच में पड़ जाता। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। सवाल आसान था, लेकिन मुल्ला ने ऐसा जबरदस्त जवाब दिया कि पूरे शहर में सिर्फ उसी की चर्चा होने लगी। बादशाह ने अपने दरबार में एक बार घोषणा की, जो भी व्यक्ति सबसे बुद्धिमान और सबसे व्यावहारिक उत्तर देगा, उसे इनाम दिया जाएगा। सवाल बहुत साधारण होगा, लेकिन जवाब में होनी चाहिए समझदारी की झलक। पूरे शहर में ये बात फैल गई। हर कोई जानना चाहता था कि वो आसान सवाल क्या होगा। बादशाह ने अगले दिन दरबार बुलाया और कहा, सवाल है, सबसे कीमती चीज क्या है जो दिखाई नहीं देती? सवाल सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। यह सचमुच सीधा सवाल था, लेकिन इसका उत्तर देना इतना भी आसान नहीं था जितना लग रहा था। दरबारियों ने जवाब देना शुरू किया। पहले मंत्री ने कहा, हवा सबसे कीमती चीज है जो दिखाई नहीं देती। राजा मुस्कराया, ठीक है, लेकिन और भी? दूसरा बोला, समय, वो दिखाई नहीं देता लेकिन सबसे अनमोल है। तीसरा बोला, प्यार। चौथा, आशीर्वाद। राजा हर उत्तर पर सोचता, लेकिन कोई जवाब उसे पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाया। अब सबकी निगाहें एक शख्स की ओर थी, मुल्ला नसरुद्दीन। मुल्ला नसरुद्दीन जब दरबार में पहुंचा तो उसने पहले सभी की बातों को सुना, फिर अपनी टोपी उतारी, जमीन पर बैठा और गधे को दरवाजे के पास बांधने का इशारा किया। राजा ने पूछा, मुल्ला, तुम्हारा जवाब क्या है? मुल्ला बोला, हुजूर, जवाब तो दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा ने भौहें चढ़ाई, अब शर्त भी लगाओगे? जी हां, अगर मेरा जवाब सबसे अलग और सबसे चौंकाने वाला हुआ तो इनाम में सिर्फ सोना नहीं चाहिए, बल्कि हर वो चीज जो इन दरबारियों ने जवाब में गिनवाई है। राजा मुस्कुराया, अगर ऐसा हुआ तो जरूर। बताओ अपना जवाब। मुल्ला उठ खड़ा हुआ।
उसने अपनी उंगली आसमान की ओर उठाई और बोला, सबसे कीमती चीज जो दिखाई नहीं देती वो है इज्जत। दरबार में कुछ पलों का सन्नाटा। फिर राजा बोला, तर्क बताओ। मुल्ला बोला, इज्जत न तो हवा जैसी बहती है, न समय जैसी बीतती है, और न प्यार जैसी दिखावटी होती है। इज्जत वो है जो एक बार जाए तो वापस नहीं आती। अगर किसी को सब कुछ मिल जाए, हवा, समय, प्यार, दौलत, लेकिन इज्जत न मिले तो सब बेकार है। इज्जत वो है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी सबसे ज्यादा महसूस होती है। और वही इंसान सबसे बड़ा गरीब है जिसकी इज्जत नहीं बची। पूरे दरबार में सन्नाटा था। कुछ पल बाद जोरदार तालियां बजने लगी। राजा ने कहा, मुल्ला, तुमने एक आसान सवाल का जबरदस्त जवाब दिया। मुल्ला के जवाब पर एक दरबारी जल उठा। उसने कहा, हुजूर, ये सिर्फ बातों का जाल है। इज्जत न कोई देख सकता है, न माप सकता है। ये कोई जवाब नहीं, सिर्फ दार्शनिक बातें हैं। मुल्ला मुस्कुराया। हुजूर, मुल्ला बोला, अगर इस दरबारी की इज्जत चली जाए तो यही सबसे पहले चिल्लाएगा, मेरी बेइज्जती हो गई। राजा हंस पड़ा। सच है, इज्जत दिखाई नहीं देती, लेकिन गिरती है तो सबसे पहले शोर होता है। दरबारी चुप हो गया। राजा ने सोचा, चलो मुल्ला की बात की परख करें। उन्होंने एक योजना बनाई। अगले दिन दरबार में मुल्ला को बुलाया गया, लेकिन इस बार दरवाजे पर सिपाहियों ने उसे अंदर आने से रोक दिया। राजा का आदेश है, आज तुम दरबार में नहीं आ सकते। मुल्ला मुस्कराया। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वापस चला गया। अगले दिन राजा ने सबके सामने पूछा, मुल्ला, कल जब तुम्हें रोका गया तो तुमने विरोध क्यों नहीं किया? मुल्ला बोला, हुजूर, मैं इज्जत मांगने नहीं जाता, मैं उसे अपने साथ लेकर चलता हूं। जब दरबार ने रोक दिया तो मैंने समझ लिया, आज मेरी इज्जत की जरूरत नहीं। राजा गदगद हो गया। वाह मुल्ला, तुम्हारे विचार सुनकर तो रूह हंस उठती है। मुल्ला का जवाब शहर भर में मशहूर हो गया। हर नुक्कड़, हर चौपाल पर लोग यही बात कर रहे थे। इज्जत दिखाई नहीं देती, पर सबसे ज्यादा जरूरी है। एक दिन एक आदमी ने मुल्ला से कहा, मुल्ला, तुम्हारा जवाब सुनकर मेरे बेटे ने मुझसे झगड़ा करना छोड़ दिया। दूसरा बोला, मेरी बीवी ने पहली बार कहा, तुम सही थे। तीसरा बोला, मुझे मेरी नौकरी वापस मिल गई जब मैंने बॉस से माफी मांगकर अपनी इज्जत को बचाया। मुल्ला मुस्कराया और बोला, जब शब्द असर करें तभी वे शब्द कहलाते हैं, वरना तो शोर तो हर गली में होता है। राजा ने आखिरकार दरबार में घोषणा की, मुल्ला को न केवल इनाम दिया जाए, बल्कि उसके कहे विचार को शाही दरबार की दीवार पर भी लिखा जाए। इज्जत सबसे कीमती चीज है जो दिखाई नहीं देती। मुल्ला ने इनाम लिया और जाते जाते बोला, हुजूर, अब मुझे कुछ और देना है। राजा चौंका। क्या? मुल्ला बोला, एक गधे की पीठ थपथपाना जो मुझे यहां तक लाया। राजा हंसते हंसते लोटपोट हो गया। समापन। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि हर आसान सवाल का जवाब आसान नहीं होता। उसका जबरदस्त जवाब न केवल राजा का दिल जीत गया, बल्कि पूरी जनता को सोचने पर मजबूर कर गया। कहानी 6। गर्मियों की एक सुबह थी। सूरज पूरे जोश में आसमान पर चढ़ा हुआ था और धरती पर तपिश फैला रहा था। दूर तक फैले खेत, सूखी जमीन और धूल उड़ाते बैल, सब कुछ जैसे गर्मी की कहानी कह रहे थे। ऐसे ही माहौल में एक लंबा, दुबला-पतला नौजवान, सिर पर पुरानी सी पगड़ी, कंधे पर झोला और आंखों में एक चमक लिए चला जा रहा था। वो था मुल्ला नसीरुद्दीन। गांव-गांव की खाक छानते हुए मुल्ला को एक अच्छी नौकरी की तलाश थी। कोई ऐसा काम जो मजेदार हो, चुनौती भरा हो और जहां उसे रोज कुछ नया सीखने को मिले और सिखाने को भी। उस दिन मुल्ला पहुंचता है एक गांव, नाम था रुकनपुर। ये गांव अपनी हरियाली, दूध दही और बड़े बड़े जमींदारों के लिए मशहूर था। वहां का सबसे बड़ा जमींदार था सेठ बंशीलाल, उम्र में 60 के करीब,
मूंछें तनी हुई, हर वाक्य में रौब और चेहरे पर घमंड का ताना बाना। उसका नाम सुनते ही लोग अदब से खड़े हो जाते। मुल्ला सीधे पहुंच गया बंशीलाल की हवेली। मालिक से मिलना है, उसने दरबान से कहा। दरबान ने ऊपर से नीचे तक मुल्ला को देखा। पुराने कपड़े, फटे चप्पलें और आंखों में कुछ अजीब सा आत्मविश्वास। तू क्या करेगा मालिक से मिलके? नौकरी चाहिए, मुल्ला बोला, पर नौकरी देने वाले को समझदार होना चाहिए। दरबान ने हंसते हुए दरवाजा खोला। चल चल, तेरे जैसे बहुत आए हैं। मुल्ला हवेली के आंगन में पहुंचा। वहां बंशीलाल बैठा था, बड़े सोफे पर, हाथ में पंखा और सामने नौकर झुके खड़े। क्या काम चाहिए? सेठ ने पूछा, आंखें सिकोड़ते हुए। कोई भी काम चलेगा, बस दिमाग का हो। तू दिमाग वाला लगता तो नहीं, इसीलिए तो आया हूं, जिससे आपके जैसे लोग थोड़े समझदार हो जाएं। हवेली में सन्नाटा छा गया। बंशीलाल को गुस्सा भी आया और दिलचस्पी भी। उसने कहा, ठीक है, आजमा लेते हैं। कल सुबह आ जाना। हमारे खेत, हमारे मवेशी, हमारे नौकर, सब पर तुम्हारी निगरानी होगी। लेकिन याद रखो, अगर एक गलती भी हुई तो काम से निकाल दूंगा। और अगर एक भी गलती नहीं हुई, मुल्ला मुस्कराया, तो सैलरी की बात करेंगे। बंशीलाल ने कहा और फिर नजरें फेर ली। मुल्ला सुबह सुबह उठ गया, खेतों का दौरा किया, मवेशियों की गिनती की और नौकरों को नाश्ता समय पर देने के लिए एक पर्ची बनाकर टांग दी। जो जल्दी खाएगा वो देर तक काम करेगा। सभी नौकर हंस पड़े। उन्हें लगा ये कोई मजाकिया किस्म का आदमी है। लेकिन मुल्ला ने सबके काम बांट दिए। खेत पर किसे जाना है, किसे गोबर उठाना है, किसे बकरियां चरानी है और किसे सेठ के कुत्ते को टहला कर लाना है। चमत्कार ये हुआ कि सबने बिना बहस के काम करना शुरू कर दिया। मुल्ला पहुंचा गौशाला। वहां 50 से ज्यादा गायें थी। 1, 2, 3, गिनते गिनते उसने जोर से कहा, 50 गायें और 2 जासूस। गौपाल ने पूछा, जासूस? हां, जो मुझे घूर रहे हैं और मेरी गिनती पर शक कर रहे हैं। मुल्ला बोला और हंस पड़ा। सब हंसने लगे, लेकिन मुल्ला ने हर गाय के गले में एक छोटी सी घंटी बांध दी। अब कोई चोरी हो तो आवाज खुद बताएगी, उसने कहा। अगले काम में मुल्ला को अनाज की गिनती करनी थी। सेठ का गोदाम बड़ा था। वहां गेहूं, चावल, बाजरा और चना जमा था। मुल्ला ने वहां बैठकर अनाज को न गिना, बल्कि अनाज से बातें करनी शुरू कर दी। ओ गेहूं के दाने, कहां कहां घूमे हो? किस किसान की मेहनत हो तुम? ये देखकर एक नौकर बोला, क्या कर रहे हो? दाना बोलता नहीं, लेकिन चुपचाप सब बता देता है। मुल्ला मुस्कराया। अगर कोई चोरी करता है तो दाने की जगह बदलती है, रंग में फर्क आता है, गंध बदलती है। और सच में 2 बोरियां कच्ची मिट्टी से भरी निकली। ऊपर गेहूं, नीचे धोखा। शाम होते होते सेठ बंशीलाल को सारी खबरें मिलने लगी। नौकर कह रहे थे, मुल्ला अजीब है, पर हर बात में तुक है। गौपाल बोला, पहली बार कोई आया है जिसने गायों को गिनने के साथ साथ उन्हें समझा भी। गोदाम का मुनीम कह रहा था, आज तक किसी ने अनाज से बातें नहीं की, पर इसने पकड़ लिया चोरी। बंशीलाल को यकीन नहीं हुआ। रात को उसने मुल्ला को बुलवाया। काम तो तूने अच्छा किया है, पर सैलरी कितनी लेगा? मुल्ला मुस्कराया। उसकी मुस्कान में न मासूमियत थी, न घमंड, बस एक अजीब सी चालाकी। सैलरी तो आप देंगे मालिक, पर एक शर्त है। कौन सी शर्त? जो मैं कमाऊं वो मुझे दिखाई न दे, और जो आप दें वो आप छुपा न सके। बंशीलाल ने माथा पकड़ा। ये कैसी पहेली है? इसी पहेली का जवाब ही मेरी सैलरी है। रात को हवेली के आंगन में चांदनी फैली थी। सेठ अपने दीवान खाने में टहल रहा था और सोच रहा था, ये मुल्ला कौन है? वही दूसरी तरफ मुल्ला अपने बिस्तर पर लेटा आसमान की तरफ देख रहा था। काम तो कर लिया, अब असली मजा आएगा सैलरी में। अगले दिन क्या होगा?
क्या सेठ बंशीलाल मुल्ला की शर्त मान पाएगा, या मुल्ला उसे एक और पाठ सिखाएगा? रात बीत गई। सुबह का सूरज रुकनपुर के आसमान पर चढ़ा, लेकिन हवेली के अंदर अब भी पहले दिन की हलचल बनी हुई थी। मुल्ला नसीरुद्दीन, जो कल ही जमींदार बंशीलाल की हवेली में नौकरी पर आया था, आज गांव भर की चर्चा बन चुका था। किसी ने कहा, पगला है पर तेज है। कोई बोला, ऐसा आदमी कभी देखा नहीं, जो गायों से बातें करे, अनाज से राज उगलवाए। पर सेठ बंशीलाल का माथा अभी भी चकरा रहा था। रात भर वो यही सोचता रहा, जो कमाया जाए वो दिखे नहीं, और जो मैं दूं वो छिपे नहीं। ये कैसी सैलरी है? अगली सुबह मुल्ला हवेली के आंगन में बैठा हुक्का पी रहा था। नौकर चाकर उसका तमाशा देखने जुट गए थे। सेठ ने भी आंगन में आकर कहा, तो बता, सैलरी कितनी चाहिए? मुल्ला ने सिर उठाया, मुस्कराया और बोला, मालिक, सैलरी की रकम आप तय कीजिए, लेकिन मेरी शर्त वही रहेगी, जो मैं कमाऊं वो मुझे दिखाई न दे, और जो आप दे वो छुपा न सके। बंशीलाल भौंचक्का, क्या मतलब है तेरा? मतलब यही कि मैं किसी पैसे या सिक्के में सैलरी नहीं चाहता। आप मुझे वो दीजिए जो मैं महसूस कर सकूं, और वो मत लीजिए जो आप खुद छिपाना चाहें। सेठ गुस्से में, तू फिर से पहेली सुना रहा है। नहीं मालिक, मुल्ला मुस्कराया, बस ईमानदारी का हिसाब सीधा मांग रहा हूं। सेठ ने सोचा, ये लड़का खुद को बहुत होशियार समझता है, चलो इसका दिमाग थोड़ा घुमाते हैं। उसने अपने मुनीम को बुलाया और कहा, एक थैली में 50 चांदी के सिक्के डालो और उसे अच्छे से बंद करके लाओ। फिर उस थैली को मुल्ला को दे देना। मुनीम थैली लेकर आया। उसने मुल्ला को थमाई और कहा, सेठ जी ने भेजा है, तुम्हारी पहली सैलरी। मुल्ला ने थैली को हाथ में लिया, उसकी वजन को महसूस किया और मुस्कराया। बहुत अच्छा, उसने कहा, और फिर सबकी आंखों के सामने उसने पूरी थैली उठाई और सीधा हवेली के कुएं में फेंक दी। पूरे आंगन में सन्नाटा पसर गया। मुनीम की आंखें फटी रह गई, नौकरों के मुंह खुले रह गए। बंशीलाल अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। तू पागल है क्या? सेठ कर्जा, इतनी बड़ी रकम फेंक दी कुएं में। आपने मुझे सैलरी दी, पर आप उसे मेरे लिए छिपा रहे थे। थैली बांध दी, अंदर क्या है ये मैं देख न सका, और मैंने जो कमाया वो मैं देख भी नहीं सका, बस महसूस कर पाया, इसलिए मैंने उसे वही फेंक दिया। फिर तुझे क्या मिला? सेठ चिल्लाया। शांति, मुल्ला बोला, क्योंकि आपने मुझे कुछ नहीं छुपाया और मैंने कुछ नहीं देखा। सौदा बराबरी का रहा। अब तो पूरे गांव में अफवाह फैल गई। मुल्ला ने सेठ की सैलरी कुएं में फेंक दी। उसने कहा, जो दिखे नहीं वो मेरा नहीं। क्या आदमी है ये? बंशीलाल इस बार परेशान नहीं था, बल्कि उलझा हुआ था। कहीं ये मुझे सबक तो नहीं सिखा रहा, उसने सोचा। उस रात सेठ ने पहली बार खुद से सवाल पूछे, क्या मेरी दौलत वाकई मेरी है? क्या मैं लोगों को बस चीजें देकर उनका मुंह बंद करता हूं? क्या कोई ऐसा भी है जो सच्चाई की कीमत को पैसे से न तौले? अब बारी थी एक नई जिम्मेदारी की। सेठ ने सोचा, देखते हैं इस मुल्ला की अकल और कहां तक जाती है। उसने उसे बुलाया और कहा, आज से तू मेरी निजी निगरानी करेगा। मेरी हवेली, मेरा हिसाब किताब, मेरे मेहमान, सब पर नजर रखेगा। मुल्ला बोला, ठीक है, पर आज से मेरी निगरानी आप भी करेंगे। मतलब? सेठ चौंका। मतलब ये कि मैं जो करूं वो आप देखना, लेकिन दखल मत देना। अगर अंत में सब सही हो तो आप मेरी बात मानेंगे। सेठ राजी हो गया। वो इस अजीब आदमी के खेल में अब खुद दिलचस्पी लेने लगा था। उस दिन मुल्ला ने पहला काम किया। हवेली के हर दरवाजे पर एक आईना टांग दिया। लोग पूछने लगे, ये क्यों? जिसे अंदर जाना है पहले खुद को देख ले, ताकि पता चल सके वो कैसा आदमी है। फिर उसने बंशीलाल की तिजोरी के पास एक बोर्ड टांग दिया, धन वही सुरक्षित है,
जहां आंखें नीची और दिल साफ हो। सेठ ने जब ये पढ़ा तो मुस्कराया, फिर कुछ सोच में डूब गया। तीसरे दिन शाम को सेठ ने कहा, अब तो तूने मेरी सेवा की है, सैलरी बनती है। मुल्ला बोला, आपसे कुछ नहीं चाहिए। फिर क्यों काम किया? ताकि आपको लगे कि आप मालिक नहीं, जिम्मेदार है। और तुझे क्या मिला? एक मालिक जो धीरे धीरे इंसान बन रहा है। शाम हो चली थी। हवेली में एक अलग ही नजारा था। नौकर मुस्कुराते हुए काम कर रहे थे। मवेशियों को वक्त पर चारा मिला। बंशीलाल पहली बार बिना गुस्से के भोजन कर रहा था। और दूसरी तरफ मुल्ला कुएं के पास बैठा था, जहां उसने पहली सैलरी फेंकी थी। वो नीचे झांक रहा था, जैसे कुछ खोज रहा हो। एक नौकर ने पूछा, क्या देख रहे हो? मुल्ला, वही सैलरी जो शायद अब कुछ और बन चुकी है। सबक, मूल्य हमेशा पैसे में नहीं होता, कभी कभी समझ में होता है। मुल्ला नसीरुद्दीन। बंशीलाल की हवेली में कुछ बदला बदला सा माहौल था। हर कोई काम समय पर कर रहा था। न नौकर डांट खा रहे थे, न गाय भूखी थी, न तिजोरी से सिक्के गायब हो रहे थे। लेकिन असली बात यह थी, बंशीलाल अब बेचैन था। ये सब हो क्या रहा है? मैं तो अब तक यही मानता आया था कि डर से ही लोग ठीक रहते हैं, पर यह मुल्ला तो उल्टा साबित कर रहा है। रात को वो अपने कमरे में करवटें बदल रहा था। दीवार पर लगी घंटी, जो नौकर को बुलाने के लिए थी, बिना छुए ही बज उठी। बंशीलाल चौंका। देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर देखा, दरवाजे पर मुल्ला खड़ा मुस्करा रहा था। मालिक, कभी कभी जवाब देने से पहले सवाल करना जरूरी होता है। आज आपने पहली बार सोचना शुरू किया है। यही मेरी तीसरी सैलरी है। सुबह होते ही सेठ ने सबसे पहले मुल्ला को बुलाया और कहा, मुझे नहीं पता तू क्या कर रहा है, पर जो कर रहा है वो असर दिखा रहा है। असर सिर्फ बाहर नहीं, अंदर होना चाहिए मालिक। मुल्ला ने कहा, अब असली सफर वहीं से शुरू होगा। सेठ ने झेंपते हुए कहा, अब तू चाहे तो सैलरी ले सकता है। पैसा, जमीन, घोड़ा, जो मांगे दे दूंगा। मुल्ला मुस्कराया। सच कहें तो जो मैं पाना चाहता हूं वो आपने देना शुरू कर दिया है, बदलाव। उसी दिन गांव में एक पंचायत बुलाई गई थी। विषय था रामकिशन और रतनलाल की जमीन का विवाद। दोनों किसान एक दूसरे पर धोखा देने का आरोप लगा रहे थे। सेठ बंशीलाल ने हमेशा की तरह फैसला देने की कोशिश की। जमीन की मेड़ जहां पुरानी है वहीं सही है। पर इस बार मुल्ला चुप नहीं रहा। सेठ जी, जरा बताइए, वो मेड़ जो झगड़े की जड़ है, क्या कभी उसने खुद कहा कि वो कहाँ रहना चाहती है? सब चौंक गए। मतलब? रतनलाल बोला, मतलब ये कि हम इंसान मिट्टी के नाम पर लड़ रहे हैं। चलिए खुद जमीन से पूछते हैं। मुल्ला सबको लेकर खेत पर गया। उसने मेड़ की मिट्टी उठाई, नाक के पास ले जाकर सूंघी और कहा, ये मिट्टी सूखी है, यानी यहां कुछ समय से खेती नहीं हुई। जबकि असली मेड़ वहां थी जहां अब गीली मिट्टी है, क्योंकि वहीं पर बीज बोए गए थे। गांव वाले भौचक के रह गए। रामकिशन ने कबूल किया कि उसने मेड़ खिसकाई थी। माफ कर दो, उसने हाथ जोड़ लिए। मैंने लालच में आकर ऐसा किया। बंशीलाल दंग रह गया। उसने पंचायत में पहली बार सिर झुकाया। मुल्ला, तूने जो किया वो हम सबको सिखाना चाहिए था। तो क्या अब मालिक बनने का मतलब समझ आ रहा है? मुल्ला बोला, हां, मालिक वही जो सबसे पहले खुद पर हुकूमत करे। अब हवेली एक नया रंग लेने लगी थी। नौकरों को हर हफ्ते एक दिन छुट्टी मिलने लगी। गौशाला में अब गायों के लिए बेहतर चारा आता था। तिजोरी के सामने बैठा मुनीम अब हर महीने खर्च का ब्यौरा सबको पढ़कर सुनाता। और सबसे खास बात, बंशीलाल अब किसी पर नहीं चिल्लाता था। एक रात बंशीलाल ने मुल्ला को अकेले बुलाया। कमरा बंद था, चांदनी बाहर थी और बातों का आलम अंदर। मुल्ला, सेठ बोला, मैंने आज तक किसी से दिल की बात नहीं कही। मैं हमेशा डरता था कि अगर मैं कमजोरी दिखाऊंगा तो लोग मुझे हल्का समझेंगे।
कमजोरी नहीं मालिक, भावनाएं। जो आदमी रो नहीं सकता वो कभी इंसान नहीं बन सकता। मेरे पिताजी बहुत सख्त थे। वो कहते थे जमीन जमीर से बड़ी होती है, और मैंने भी वही सीखा। अब क्या समझे? मुल्ला ने पूछा। अब लगता है जमीर खोकर कुछ नहीं मिलता। मालिक, आपको पहली बार पछतावा हुआ है। यही मेरी चौथी सैलरी है। कुछ हफ्तों बाद गांव में एक बड़ा उत्सव मनाया गया, ईमान और बदलाव महोत्सव। बंशीलाल ने घोषणा की, इस गांव में अब हर बच्चा पढ़ेगा, हर गाय को चारा मिलेगा और हर मजदूर को उसकी मजदूरी वक्त पर। लोग तालियां बजा रहे थे और मंच पर बैठे मुल्ला ने सिर्फ एक बात कही, मालिक बदल जाए तो कानून भी बदलता है और जमीर भी। शाम को मुल्ला कुएं के पास फिर से बैठा था, वही जहां उसने पहली सैलरी फेंकी थी। एक नौकर पास आया और बोला, मुल्ला भैया, अब तो आप सच में मालिक से भी बड़े लगते हो। मुल्ला मुस्कराया और कुएं की ओर इशारा करके बोला, देखो उस कुएं को। जो भी इसमें झांकता है उसे अपनी ही शक्ल दिखती है। मैंने कभी पैसा नहीं मांगा, मैंने बस चाहा कि सेठ अपनी शक्ल देख ले। अब वो देख रहा है। यही मेरी असली कमाई है। जो अपनी गलती देख ले वो सबसे बड़ा इंसान है। मुल्ला नसीरुद्दीन। हवेली अब पहले जैसी नहीं रही थी। जहां कभी सेठ बंशीलाल की गूंजती आवाज और नौकरों की भागदौड़ होती थी, वहां अब हंसी, इज्जत और व्यवस्था की रूह बसने लगी थी। गांव वालों के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। सब कहते, अरे वो जमींदार जो एक पैसे की वसूली के लिए अदालतें घसीटता था, अब खुद गरीबों के घर राशन भिजवाता है। लेकिन इस सब के पीछे कौन था, ये सब जानते थे, मुल्ला नसीरुद्दीन। पर इन सारे बदलावों के बीच एक शख्स था जो कुछ ज्यादा ही शांत हो गया था, मुल्ला खुद। हर सुबह की तरह वो अब भी कुएं के पास बैठता, मगर अब उसकी आंखों में कुछ गहराई आ गई थी। रोजाना बंशीलाल उसे देखता पर कुछ पूछ नहीं पाता। एक दिन जब दोनों आमने सामने बैठे, सेठ ने कहा, मुल्ला, अब तू कम क्यों बोलता है? पहले तू हंसी, तंज और उलझनों का तूफान था, अब तू बस चुप रहता है। मालिक, मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, बदलाव के बाद शांति आना लाजमी है। मैं अब यहां जरूरत से ज्यादा रुका हूं। सेठ बंशीलाल चौंका। तू ये क्या कह रहा है? तुझे कहीं नहीं जाना है मुल्ला। तू अब मेरा हिस्सा है, हवेली का दिल है। मालिक, मुल्ला बोला, कभी कभी दिल को भी धड़कने बदलनी होती है ताकि शरीर आगे बढ़ सके। मतलब ये कि मैं अब अपनी नौकरी खुद से छोड़ रहा हूं। सेठ के लिए ये किसी तूफान से कम नहीं था। जिस मुल्ला को वो कभी नौकर समझता था, वही अब उसका सबसे बड़ा सलाहकार, मार्गदर्शक और शायद दोस्त बन गया था। क्यों जा रहा है? क्या कुछ कमी रह गई? सेठ ने पूछा। नहीं मालिक, मुल्ला ने नजरें झुकाते हुए कहा, अब सब कुछ पूरी तरह सही है और जब चीजें ठीक हो जाए तब किसी को रुकना नहीं चाहिए, वरना बदलाव बोझ बन जाता है। जब गांव वालों को खबर मिली कि मुल्ला जा रहा है तो जैसे पूरे गांव पर उदासी छा गई। रतनलाल, जो पहले मुल्ला से झगड़ता था, अब कहता था, वो तो जैसे दर्पण था जिसने हमें खुद से मिलवाया। गाय चराने वाला हरिया बोला, मुल्ला ने गायों की बोली सुनी थी और हमारी भी। बच्चों ने खेतों में मुल्ला चाचा के नाम से पतंगे उड़ानी शुरू कर दी थी। बंशीलाल ने आखिरी बार मुल्ला को रोकने की कोशिश की। तू जो चाहे मैं दूंगा, तिजोरी की चाबी, जमीन का पट्टा, हवेली का आधा हिस्सा, सब तेरा। मुल्ला हंसा, शायद आखिरी बार। मालिक, जिस दिन आपने पहली बार माफी मांगी थी, उस दिन से आप मेरा सबसे बड़ा इनाम बन गए थे। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय आपके उस वादे के कि आप ये रास्ता कभी नहीं छोड़ेंगे। गांव के चौपाल पर सभी इकट्ठा हुए। सेठ ने खुद एक फूलों का हार लेकर मुल्ला को पहनाया। मैंने जीवन में कई जमीनें जोड़ी, लेकिन तुमने मुझे जमीर से जोड़ा,
सेठ की आंखों में नमी थी। मैंने जीवन में कई मजदूर देखे, गांव का पटवारी बोला, लेकिन ऐसा कोई नहीं देखा जो मालिक को ही बदल दे। मुल्ला भैया, छोटे बच्चों की टोली ने कहा, कहानी खत्म मत करना, हम फिर मिलेंगे ना। मुल्ला मुस्कराया और बोला, मैं तो सिर्फ एक किरदार हूं। जब भी तुम्हें अपनी गलती दिखाई दे, समझो मुल्ला वही है। मुल्ला एक छोटा सा झोला लेकर निकल पड़ा। गांव की पगडंडी पर चलते चलते उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। बंशीलाल खड़ा था, हाथ जोड़े मगर मुस्कुराता हुआ। मुल्ला ने हल्की मुस्कान दी और कहा, अब आप मालिक नहीं, गांव के सबसे अच्छे सेवक हैं। और फिर वो धूल में घुलता गया, जैसे वो कभी आया ही न था। कई सालों बाद भी गांव वाले कहते हैं कि जब भी कोई इंसान पहली बार अपने भीतर झांकना चाहता है, तो वो कुएं के पास जाकर बैठता है और वहां उसकी मुलाकात किसी मुल्ला से जरूर होती है। जो खुद को बदल सके, वही दुनिया बदल सकता है। मुल्ला नसीरुद्दीन। कहानी 7। एक बार शहर में अफवाह फैली कि पड़ोसी मुल्क हमला करने की तैयारी कर रहा है। लोग डरे हुए थे, बेचैन थे। हर कोई भविष्य को लेकर चिंतित था। शहर के अमीर व्यापारी, काजी और अन्य प्रभावशाली लोग इस बारे में बात करने के लिए जमा हुए। मुल्ला नसरुद्दीन भी अपने गधे के साथ वहां पहुंच गए। वे हमेशा की तरह शांत थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। एक अमीर व्यापारी ने चिंता जताते हुए कहा, मुल्ला, तुम इतने शांत कैसे हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? सुना है दुश्मन की फौज बहुत बड़ी है। मुल्ला ने अपने गधे की पीठ थपथपाई। चिंता क्यों करें? मेरे पास तो भविष्य जानने का यंत्र है। सब चौंक गए। भविष्य जानने का यंत्र तुम्हारे पास? कहाँ है? सबने उत्सुकता से पूछा। मुल्ला ने अपने गधे की तरफ इशारा किया। ये रहा। लोग हंस पड़े। मुल्ला, मजाक छोड़ो। ये गधा भला भविष्य कैसे बता सकता है? क्यों नहीं बता सकता? मुल्ला ने पूरी गंभीरता से कहा, मैंने इसे प्रशिक्षित किया है। जब भी कोई खतरा आने वाला होता है या कोई बुरी खबर होती है, तो इसके कान खड़े हो जाते हैं और ये जोर जोर से हिनहिनाने लगता है। लोगों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन मुल्ला इतने आत्मविश्वास से कह रहे थे कि कुछ लोग सोचने पर मजबूर हो गए। क्या पता मुल्ला के पास सच में कोई रहस्य हो। तभी शहर का काजी, जो तर्क और बुद्धि में विश्वास रखता था, बोला, मुल्ला, ये नामुमकिन है। जानवर भविष्य नहीं बता सकते। काजी साहब, मुल्ला ने कहा, आप चाहें तो परख लें। अगर दुश्मन सच में पास आ रहा है, तो मेरा गधा जरूर कोई संकेत देगा। संयोग से उसी वक्त पास की गली से गुजरते हुए किसी दूसरे गधे ने जोर से रेंकना शुरू किया। मुल्ला के गधे ने भी उसकी आवाज सुनकर अपने कान खड़े किए और हल्के से हिनहिनाया। देखा, मुल्ला चिल्लाए, मैंने कहा था ना, खतरा पास है। मेरा गधा संकेत दे रहा है। अब तो लोगों में हड़कंप मच गया। जो थोड़ा शक कर रहे थे, वे भी डर गए। गधे ने बता दिया, दुश्मन आ रहा है। अफवाह और तेजी से फैली। लोग अपना सामान बांधने लगे, शहर छोड़कर भागने की तैयारी करने लगे। काजी परेशान हो गया। उसने मुल्ला को अलग ले जाकर कहा, मुल्ला, ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने एक मामूली संयोग को लेकर पूरे शहर में दहशत फैला दी। मुल्ला मुस्कुराए। काजी साहब, दहशत तो पहले से ही फैली हुई थी। लोग इतने डरे हुए थे कि वे किसी भी चीज में, यहां तक कि एक गधे के हिनहिनाने में भी, अपने डर का सबूत ढूंढने को तैयार थे। मैंने तो बस उन्हें वही दिया जो वे सुनना चाहते थे। लेकिन इससे भगदड़ मच सकती है। काजी ने चिंता जताई। शायद मच जाए, मुल्ला ने शांत भाव से कहा। लेकिन शायद ये भगदड़ उन्हें ये सोचने पर मजबूर करे कि वे अफवाहों पर कितनी आसानी से यकीन कर लेते हैं। असल खतरा दुश्मन की फौज नहीं, बल्कि हमारा अपना डर और बिना सोचे समझे यकीन कर लेने की आदत है। मेरा गधा भविष्यवक्ता नहीं, वो तो बस एक आईना है जिसमें लोग अपना डर देख रहे हैं। काजी साहब मुल्ला की बात सुनकर निरुत्तर रह गए। मुल्ला ने फिर से एक अजीब स्थिति पैदा कर दी थी।
उनका गधा वाकई भविष्य नहीं बता रहा था, लेकिन मुल्ला ने उसे इस तरह पेश किया कि लोगों का डर उस पर आरोपित हो गया। दिमाग चकराने वाली बात यह थी कि गधा झूठा था या लोगों का डर, और क्या मुल्ला ने दहशत फैलाई थी या लोगों की अंदरूनी दहशत को उजागर किया था। उनका तरीका गलत था, पर क्या उनकी बात में सच्चाई नहीं थी? एक दिन मुल्ला को पैसों की सख्त जरूरत पड़ी। उन्होंने फैसला किया कि वे अपना प्यारा गधा बेच देंगे। वे गधे को लेकर बाजार गए। गधा बूढ़ा हो चला था, लेकिन था मजबूत और भरोसेमंद। एक खरीदार आया और गधे को देखकर बोला, मुल्ला, इस मरियल गधे के क्या दाम लोगे? मुल्ला को गुस्सा आया कि उनके वफादार साथी को मरियल कहा गया। उन्होंने कहा, यह मरियल नहीं, बहुत अनुभवी और समझदार गधा है। इसकी कीमत 100 दीनार है। खरीदार हंसा। 100 दीनार इस बूढ़े गधे के? मुल्ला, तुम होश में तो हो? मैं इसके 10 दीनार से ज्यादा नहीं दूंगा। 10 दीनार? मुल्ला चीखे, तुम मेरे गधे की बेइज्जती कर रहे हो। यह सिर्फ गधा नहीं, ये मेरा साथी है। इसने दुनिया देखी है। इसकी समझ तुम्हारे जैसे कई इंसानों से ज्यादा है। बहस बढ़ गई और भी लोग जमा हो गए। एक और ग्राहक आया। उसने 15 दीनार लगाए। मुल्ला टस से मस नहीं हुए। वे बार बार गधे की समझदारी और अनुभव के किस्से सुनाते रहे। तभी वहां से शहर का एक अमीर मगर बेवकूफ समझा जाने वाला सौदागर गुजरा। उसने भीड़ देखी तो रुक गया। उसने मुल्ला से पूछा, क्या मामला है मुल्ला? मुल्ला ने कहा, जनाब, मैं अपना ये समझदार और अनुभवी गधा बेच रहा हूं, लेकिन लोग इसकी कीमत नहीं समझ रहे। कोई 10 दीनार लगाता है, कोई 15। सौदागर ने गधे को गौर से देखा। फिर मुल्ला से पूछा, मुल्ला, अगर ये गधा इतना ही समझदार है तो तुम इसे बेच क्यों रहे हो? ये सवाल सुनकर मुल्ला एक पल को चुप हुए। फिर उनकी आंखों में शरारत चमकी। उन्होंने कहा, जनाब, बात यह है कि आजकल बाजार में समझदारी की कोई कीमत नहीं रही। लोग सस्ती चीजें ढूंढते हैं, भले ही वे बेवकूफी भरी हों। मेरे गधे में अक्ल बहुत है, लेकिन खरीदार उसे कम आंक रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न मैं गधे की अक्ल अलग से बेचूं और गधा मुफ्त में दे दूं। सब लोग हैरान रह गए। गधे की अक्ल अलग से कैसे बेचोगे? किसी ने पूछा। मुल्ला ने कहा, बिल्कुल आसान है। जो कोई भी मुझे मेरी मांगी हुई कीमत यानी 100 दीनार देगा, मैं उसे गधे की सारी अक्ल और अनुभव सौंप दूंगा। गधा उसे बोनस में मिल जाएगा। वो अमीर सौदागर, जो खुद को होशियार समझवाना चाहता था, सोचने लगा, 100 दीनार में गधे की अक्ल, ये तो फायदे का सौदा है। अगर मुझे इस समझदार गधे की अक्ल मिल गई तो मैं अपने कारोबार में और तरक्की करूंगा। उसने भौरन कहा, ठीक है मुल्ला, मैं खरीदता हूं तुम्हारे गधे की अक्ल। ये लो 100 दीनार। उसने मुल्ला को 100 दीनार दिए। मुल्ला ने पैसे लिए, गधे की लगाम सौदागर के हाथ में दी और बोले, मुबारक हो। आज से इस गधे की सारी अक्ल और अनुभव आपका हुआ। गधा आपका है। सौदागर खुश होकर गधे को ले जाने लगा। लोग मुल्ला को घेरकर पूछने लगे, मुल्ला, ये तुमने क्या किया? तुमने अक्ल कैसे बेची? मुल्ला मुस्कुराए, मैंने अक्ल नहीं बेची, मैंने तो बेवकूफी खरीदी। जिस आदमी ने यह मान लिया कि वो 100 दीनार में गधे की अक्ल खरीद सकता है, उससे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? उसने गधा नहीं, अपनी बेवकूफी का सबूत खरीदा है। और गधे की कीमत, वो तो मुझे मिल ही गई। ये सुनकर लोगों का दिमाग फिर चकरा गया। मुल्ला ने गधा बेचा, पर कहा कि अक्ल बेची। पैसे लिए, पर कहा कि बेवकूफी खरीदी। सौदागर खुश था कि उसे अक्ल मिली, जबकि मुल्ला खुश थे कि उन्हें बेवकूफ ग्राहक मिला। कौन फायदे में रहा? क्या कीमत गधे की थी, अक्ल की या बेवकूफी की? मुल्ला ने एक साधारण सौदे को ऐसे शब्दों में उलझा दिया कि नफा नुकसान का सारा गणित ही पलट गया। जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ, मुल्ला को कभी कभी मस्जिद में उपदेश देने के लिए बुलाया जाता था।
एक बार फिर उन्हें बुलाया गया। मुल्ला अपने गधे पर सवार होकर मस्जिद पहुंचे। गधे को बाहर बांधा और मिंबर पर जा खड़े हुए। उन्होंने जमा भीड़ को देखा और पूछा, ए लोगों, क्या आप जानते हैं कि मैं आज क्या कहने वाला हूं? लोगों ने सोचा, पिछली बार की तरह फंसना नहीं है। उन्होंने जवाब दिया, हम मुल्ला, हम जानते हैं। मुल्ला ने कहा, अगर आप पहले से ही जानते हैं तो मेरे बताने का क्या फायदा? और उतर कर जाने लगे। लोग परेशान हो गए। उन्होंने मुल्ला को रोका, मुल्ला, ऐसे मत जाइए, हमें कुछ बताइए। अगले हफ्ते मुल्ला फिर आए। फिर वही सवाल। इस बार लोगों ने कहा, नहीं मुल्ला, हम नहीं जानते। मुल्ला बोले, अगर आप इतने अनजान हैं कि ये भी नहीं जानते कि मैं क्या कहने वाला हूं, तो मेरा आपको कुछ बताना बेकार है। और फिर जाने लगे। लोग तंग आ गए। तीसरी बार जब मुल्ला आए और वही सवाल पूछा, तो लोगों ने तय किया कि आधा समूह हाँ कहेगा और आधा नहीं। ऐसा ही हुआ। आधी भीड़ ने कहा, हां, हम जानते हैं। आधी ने कहा, नहीं, हम नहीं जानते। मुल्ला ने एक पल सोचा, मुस्कुराए और कहा, बहुत खूब। तो जिन लोगों को पता है वे मेहरबानी करके उन लोगों को बता दें जिन्हें नहीं पता। ये कहकर मुल्ला मिंबर से उतरे, बाहर आए, अपने गधे पर सवार हुए और घर की तरफ चल दिए। पीछे खड़ी भीड़ एक दूसरे का मुंह ताकती रह गई। इस बार दिमाग चकराने वाली बात यह थी कि मुल्ला ने 3 बार कोशिश की, लेकिन एक भी शब्द का उपदेश नहीं दिया। फिर भी क्या उन्होंने कुछ सिखाया नहीं? उन्होंने लोगों को उनके अपने जवाबों में ही उलझा दिया। उन्होंने दिखाया कि लोग सुनने या सीखने के लिए कितने तैयार थे। उनका तरीका अजीब था, शायद अपमानजनक भी लगे, लेकिन क्या यह सोचने पर मजबूर नहीं करता कि ज्ञान लेने देने की प्रक्रिया में सुनने वाले की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है? और अंत में गधे पर सवार होकर चले जाना, जैसे कि कह रहे हों, असली सबक शायद शब्दों में नहीं, बल्कि इन हास्यास्पद स्थितियों को समझने में है। गधा, जो चुपचाप बाहर इंतजार कर रहा था, शायद उन सबसे ज्यादा स्थिर और समझदार लग रहा था जो अंदर बहस कर रहे थे। मुल्ला नसरुद्दीन और उनके गधे की ये कहानियां महज मनोरंजन नहीं है, वे हमें सोचने के नए आयाम देती है। वे पारंपरिक तर्क और सामाजिक नियमों पर सवाल उठाती है। मुल्ला का गधा इन कहानियों में एक स्थिर बिंदु है, जिसके इर्द गिर्द मुल्ला अपनी दुनिया घुमाते हैं। कभी वो मुल्ला की बुद्धिमानी का सबूत बनता है, कभी उनकी शरारत का जरिया, और कभी इंसानी मूर्खता का प्रतीक। ये किस्से दिमाग इसलिए चकराते हैं क्योंकि वे दिखाते हैं कि दुनिया को खुश करना असंभव है। वे उजागर करते हैं कि हम बाहरी संकेतों में वही देखते हैं जो हमारा डर या इच्छा देखना चाहती है। वे मूल्य और कीमत की धारणाओं को उलट-पुलट कर देते हैं। वे संचार और ज्ञान की सीमाओं पर सवाल उठाते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन और उनका गधा हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी हमेशा सीधी सपाट नहीं होती। कभी कभी सबसे गहरी बातें सबसे बेतुके तरीके से समझ आती है। वे हमें हंसने पर मजबूर करते हैं, लेकिन उस हंसी के पीछे एक गहरा विचार छुपा होता है। वे हमें सिखाते हैं कि अपनी अक्ल का इस्तेमाल करें, भीड़ के पीछे न चलें और हर चीज को एक से ज्यादा नजरिए से देखने की कोशिश करें। तो अगली बार जब आप किसी पहेली में उलझें या जिंदगी आपको बहुत जटिल लगे, तो शायद मुल्ला नसरुद्दीन और उनके शांत, समझदार गधे को याद करना काम आए। कौन जाने, शायद आपको भी अपनी उलझन का कोई ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हल मिल जाए जो आपके दिमाग को चकरा दे, मगर आपकी सोच को एक नई उड़ान भी दे। कहानी 8। अक्सर रातें शांति लेकर आती है, लेकिन जब बात मुल्ला नसरुद्दीन के गांव की हो, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। उस रात गांव की गलियों में अजीब सी खामोशी थी। लोग अपने घरों में थे, लेकिन चांद की रोशनी में एक परछाई दीवार से दीवार सरकती जा रही थी। वो कोई और नहीं, एक चोर था, लंबा, दुबला, चालाक और गांव का सबसे शातिर आदमी। उसका नाम था बख्शी। उसने अब तक आधे गांव के घरों को हल्का कर दिया था, लेकिन अब उसने सोच लिया था
अब की बार मुल्ला के घर। मुल्ला का घर बाहर से जितना टूटा फूटा दिखता था, अंदर से उतना ही अजीब था। कोई सामान इधर उधर लटका था। छत से एक रस्सी झूल रही थी। दीवार पर एक तख्ती लगी थी। चोरों के लिए विशेष स्वागत, कृपया धीरे चलें, गिरने का खतरा है। चोर ने तख्ती पढ़ी और फुसफुसाया, ये तो मजाक उड़ाने का तरीका है। देखना, आज इसका मजाक उड़ाऊंगा मैं। लेकिन बख्शी को क्या पता था कि आज वो जिस घर में जा रहा है, वहां सिर्फ ताले ही नहीं, दिमाग के ताले भी लगे हैं। दरअसल मुल्ला को पहले ही भनक लग चुकी थी कि चोर किसी भी दिन उनके घर आएगा। और मुल्ला जैसा आदमी जब खतरा भांप ले तो मजा शुरू होता है। मुल्ला ने अपने कमरे के बीचों बीच एक जालीदार गड्ढा खोदा था और उसके ऊपर लकड़ी की नकली जमीन बिछा दी थी, बिल्कुल वैसी जैसी शाही जालों में होती है। फिर उस पर एक नोट चिपका दिया, यहां कुछ नहीं है, कृपया अगला कमरा देखें। रात के 2 बजे चोर दीवार फाद कर अंदर आया। सब शांत था। वो धीरे धीरे अंदर घुसा। अंधेरे में चलते हुए उसने देखा एक छोटा संदूक। उसके ऊपर लिखा था, ये नकली है, असली ऊपर छत में है। चोर हंसा, अरे वाह, खुद ही बता दिया, धन्यवाद मुल्ला जी। जैसे ही वो छत की ओर बढ़ा, उसके पांव नकली जमीन पर पड़े और धप, चोर सीधा गड्ढे में जा गिरा। सुबह सूरज निकला, पक्षियों ने चहचहाना शुरू किया और मुल्ला चाय पीते हुए गड्ढे की ओर गए। गड्ढे से किसी के खर्राटे सुनाई दे रहे थे। मुल्ला ने धीरे से झांका और चिल्लाए, अरे वाह, आज तो बिन बुलाए मेहमान आया है। चोर चौंक गया, आंखें मलते हुए बोला, मुल्ला, तू यहां क्या कर रहा है? मुल्ला बोले, ये मेरा ही घर है पगले, और ये तेरा स्वागत करने वाला फंदा है। कैसा लगा? चोर गुस्से में बोला, तूने मुझे धोखा दिया, ये इंसानियत नहीं है। मुल्ला हंसते हुए बोले, तू चोरी करने आया और मैं तुझे चाय पिला रहा हूं, इसे क्या कहेंगे फिर, इंसाफ या इनाम? गांव वालों ने चोर को बाहर निकाला और पंचायत में खड़ा किया। मुल्ला ने चुपचाप सुनवाई के दौरान एक थैला बाहर निकाला और सबके सामने रखा। इसमें क्या है? इसमें वो सब सामान है जो बख्शी ने चोरी करने से पहले चुराने की योजना बनाई थी। लोग हंस पड़े। कैसे पता चला? मुल्ला बोले, मैंने इसके सपनों को पकड़ लिया था। क्या? हां, ये गड्ढे में गिरा तो बेहोश हो गया। मैंने इसके बगल में लेटकर इसके सपनों में झांका, एक एक चीज देख ली। अब चोर को सजा सुनानी थी। किसी ने कहा, इसको कोड़ों की सजा दो। किसी ने कहा, गांव से निकालो। लेकिन मुल्ला ने हाथ उठाया, मैं इसका वकील भी हूं और जज भी। सब हैरान। मुल्ला बोले, इसने मेरे घर से कुछ नहीं चुराया, बल्कि मुझे मुफ्त का मनोरंजन दिया, और इसने तो मेरे गड्ढे की सफाई भी कर दी। फिर एक शर्त पर उसे छोड़ा गया, हर हफ्ते गांव के बच्चों को कहानियां सुनानी होंगी ताकि वो चोर न बने। बख्शी अब हर शनिवार को गांव के चौपाल पर बैठता और बच्चों को कहानियां सुनाता। बच्चों, कभी चोरी मत करना, वरना मुल्ला के गड्ढे में गिर जाओगे। मुल्ला हंसते हुए कहते, देखो, चोर को सुधारने के लिए फंदा ही नहीं, फंडा भी चाहिए, दिमाग वाला। गांव में हंसी की लहर दौड़ जाती। अंत में सीख, अगर किसी को पकड़ना हो तो सिर्फ जाल नहीं, चाल भी चाहिए, और चाल वही चले जो मुस्कान भी दे जाए।